हेलो चैंपियंस, क्या हाल है। आई होप कि आपने अपने आईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो यार उसी प्रिपरेशन को एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाएंगे इस वीडियो के अंदर। ज्यादा कोई इंट्रो वगैरह नहीं है, सीधा हम लोग पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इतने आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स होती हैं वो उससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एंटरप्रेन्योर, कि एक जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो सबसे पहली जो उसकी क्वालिटी होती है ना, वो होती है लीडरशिप, कि वो एक अच्छा लीडर होता है। मस्ट बी लीड अ टीम फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ गोल, कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको अपनी टीम को लीड करना चाहिए जिससे कि वो गोल को अचीव कर पाए। और जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का क्या मतलब होता है? रिस्क टेकिंग का मतलब होता है कि रैशनल प्लानिंग एंड द फर्म डिसीजन बियर द रिस्क। मतलब कि जैसे कि मान लो कि एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो कुछ ना कुछ एक नया डिजाइन करता है। तो अब वैसे तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार चलेगा, अगर मान लो कि फेल हो जाएगा तो उसको उसका भी डिसीजन बनाना होता है। और फिर इसका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही आप लोगों को भी खुद पर विश्वास करो कि यार आईटी का सिलेबस आप मेरे से पढ़ रहे हो और आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे और तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रखी है। इतना अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखो और लास्ट के अंदर ट्रस्ट इन सेल्फ, खुद के ऊपर भरोसा रखो। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है, कि मतलब क्या करना क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर को। तो देखो, एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला काम होता है कि उसको इनोवेशन करना होता है, कुछ ना कुछ एक नई चीज करनी होती है जिससे कि मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर सेकंड होता है कि उसको रिस्क लेना होता है। फिर थर्ड आता है कि उसको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और उसी के साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है साइज एंड द स्केल ऑफ अ बिजनेस यूनिट, की अपना जो बिजनेस है उसकी साइज क्या रहेगी, उसको स्केल किस तरीके से करना, ये काम होता है उसका। और फिर इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि न्यू इन्वेंशन एंड द इनोवेशंस इन अ सोसाइटी, कि सोसाइटी के लिए कोई एक नया इन्वेंशन या फिर एक नया इनोवेशन जिससे कि सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि रोल एंड इंपॉर्टेंस या फिर क्या होती है एक एंटरप्रेन्योर की। अगर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से सुनना, 5 पॉइंट है, अच्छे से लिख करके आना। तो सबसे पहले जो हमारे पास में पॉइंट ये है कि ऑर्गेनाइजर ऑफ अ सोसाइटी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि जो भी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे और उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि हेल्पफुल इन द कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, इनके पास में 50-50 चांसेस होते हैं कि या तो ये बहुत ही ज्यादा रिच बनने वाले हैं या फिर ये पुअर रहने वाले। तो इनके पास में एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो यहां पे आता है कि इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इनसे क्या होता है कि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उसी के साथ में हायर प्रोडक्टिविटी होती है। एंड जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस, जो ये फिफ्थ वाला पॉइंट है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर अगर लिखोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये जो पॉइंट है इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें आपको लिखना होगा कि इनिशिएटर होते हैं। इनिशिएटर का मतलब ये होता है कि वन हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मतलब कि एंटरप्राइज, मतलब कि कोई भी एक नई प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला क्या होता है, वो होता है एक एंटरप्रेन्योर ही होता है। फिर इसके बाद में आता है इंग्रेडिएंट ऑफ एन द मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम के वो भी यहीं से आते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, की एंटरप्रेन्योरशिप के एडवांटेज क्या क्या फायदे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो सबसे पहला यहां पर आता है कि इंडिपेंडेंस होती है, कि हिमसेल्फ एज अ बॉस और अ ओनर, कि भैया उस खुद का ही बॉस होता है, उसके ऊपर कोई भी बॉस नहीं होता, जैसा मन चाहे वैसे वो काम करे। फिर इसके बाद में सेकंड आता है स्टेटस, और जो जैसे कि मान लो कि स्टेटस क्या होता है कि अगर आपने एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल 500-600 करोड़ की कंपनी बना ली तो आपका सोसाइटी के अंदर स्टेटस अपने आप ही बढ़ जाएगा, अगर नहीं बढ़ेगा तो भी आप अपना बढ़ा लोगे। और इसी के साथ में जैसे कि सक्सेस इन द एंटरप्रेन्योरशिप बीइंग अ कंसीडर्ड अ फेम, एक तरीके से फेम भी मिलता है। और फिर इसके बाद में एम्बिशन फुलफिलमेंट हो जाता है, इफ यू आर हैविंग मनी देन आपके पास में जितने भी ड्रीम्स आपके वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसी के साथ में आप वेल्थ भी क्रिएट कर लेते हो, आप रिच भी हो जाते हो। और फिर इसके बाद में लास्ट में आता है कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन, और वो इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। तो ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डिसएडवांटेज क्या है भैया एंटरप्रेन्योरशिप के, कुछ डिसएडवांटेज भी तो होंगे। तो इसका सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि ह्यूज अमाउंट, कि इसके अंदर है ना टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जैसे कि 5 साल 6 साल। अब 5 साल 6 साल तक वो बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाएगा, लेकिन जो अगला 7वां साल होगा उसमें वो इतना पैसा कमाएगा कि 6-7 साल के उसको मेहनत बहुत अच्छी लगेगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि वो रिस्क होता है, उसी के साथ में हार्डवर्क भी उसको करना होता है, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना होता है। जैसे कि हम तो सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर होते हैं खुद के बॉस होता है तो काम नहीं
करेगा तो भी चलेगा, तो भैया उसके लिए काम कौन करेगा? तो उसको खुद के लिए ही काम करना होता है, हार्डवर्क उसको बहुत ज्यादा करना होता है, उसको 24/7 अवेलेबल होना होता है। इसी के साथ में अनसर्टेन इनकम होती है, उसकी डिफाइन नहीं होती कि कितनी इनकम होगी, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये सब कुछ चलता है। इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट भी उसको इसके लिए काफी ज्यादा चाहिए होता है कि लोगों से पैसे चाहिए होते हैं, घर वालों से पैसे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ग्रेन स्किल्स। अब देखिए ग्रेन स्किल्स के अंदर क्या होगा, जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना इसमें वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि अभी है ना हम लोग है ना बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। अगर आपको किसी जगह के ऊपर जाना है तो आप बाइक के ऊपर जाते हो, अब बाइक के अंदर आप डलाते हैं पेट्रोल, और पेट्रोल जो है उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसको भी तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी तो चाहेगी कि भैया हमें भी हमारा भी डेवलपमेंट हो, तो उनको भी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आज हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट को सोचे बिना ही अपना डेवलपमेंट करते रहते हैं तो क्या होगा कि उनके लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो सभी लोगों ने मिलकर के कहा कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आज की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो और उसी के साथ में आगे की फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देख करके आज की हम लोग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ अ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन टू मीट आवर नीड्स। मतलब कि हमारी नीड्स को तो फुलफिल करेंगे, लेकिन जो हमारी फ्यूचर वाली है ना, उनके फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनके साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर एग्जाम के अंदर लिखो तो कॉम्प्रोमाइज को अंडरलाइन कर देना। फिर इसके बाद में इसके प्रिंसिपल क्या क्या है, इसका सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है हमारे पास में कि केयरफुल यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज, कि आप जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुल यूटिलाइज कीजिए। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि कंजर्व द रिसोर्सेज सो दैट दे मीट द डिमांड्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन। रिसोर्सेज को कंजर्व कीजिए जिससे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी जो भी डिमांड्स है वो सब कुछ अच्छे से फिलफिल हो पाएगी। और फिर इसके बाद में आता है कि मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मिनिमाइज करो, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो डिप्लीट हो रही है उनको कम करो। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कंजर्विंग द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, हमारी जो अर्थ है इसकी वाइटलिटी को और इसकी डाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है। और फिर इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि पीपल शुड लर्न टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लिविंग बीइंग्स, की जो हम लोग हैं जैसे कि लिविंग बीइंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरीके से जो रिसोर्सेज है उनको यूज करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर आएगा व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स के अंदर इसका आंसर लिखना होगा। देन फिर इसके बाद में आता है कि प्रॉपर यूज ऑफ अ मींस एंड द रिसोर्सेज, आप जितना भी आपके पास में रिसोर्सेज है उनका अच्छे तरीके से यूज कीजिए। इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट आता है जो कि है हमारे पास में डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, की पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई साहब आज आप रिसोर्सेज बचाओगे ना तो आपको नहीं पता कि आप कितने लोगों की हेल्प करने वाले हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहां पर डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द पीपल पार्टिसिपेशन, की लोगों का पार्टिसिपेशन हो कि भाई साहब तुम सब है ना इंडिविजुअल व्हीकल्स के ऊपर ना जाकर के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाओ। अगर ये एग्जांपल लिख दोगे ना एग्जाम के अंदर कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प करेगा या फिर तुम क्या कर सकते हो, तो ये एग्जांपल लिख दोगे, तुम्हें नंबर ज्यादा मिलेंगे, जितने मिल रहे थे उससे ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो एग्जांपल याद रखना कि अगर हमें अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो क्या करेंगे, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज में लेंगे, जो भी हमारा वाटर वेस्टेज है उसको रोकेंगे, और उसी के साथ में जितनी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको रोकेंगे, और उसी के साथ में आप है ना जितना ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे एग्जांपल के साथ में लिखना, बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि लिमिटेशन ऑफ अ डेवलपमेंट लिमिटेड, कि हमारा जो डेवलपमेंट है ना वो लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन अब देखो लिमिटेड तो होना चाहिए, अब जैसे कि हम लोग लिमिट में थोड़ी रहेंगे, लेकिन बट इफेक्टिव यूज ऑफ अ मींस एंड द रिसोर्सेज आर इनफ फॉर द पीपल्स टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड। अब देखो ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जितने भी मींस या फिर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका हम लोग ऑप्टिमम यूज ले पाए, कि हमारे जितना भी डेवलपमेंट हो वो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट एम्स एट अचीविंग द गोल ऑफ अ इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द अर्थ मींस एंड द रिसोर्सेज। यहां पर मतलब ये हुआ कि हमारा डेवलपमेंट तो हो लेकिन हमारी जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी उससे डिस्ट्रॉय ना हो और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग उसमें डेवलपमेंट कर पाए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है वो है हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होना चाहिए। इट हैज द थ्री मेन कंपोनेंट्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड द सोशल इंक्लूजन। इसके अंदर तीन कंपोनेंट रहेंगे सोशल डेवलपमेंट गोल में। फिर इसके बाद में इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि हम
लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको ले क्यों नहीं पा रहे, क्यों हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, अभी तक भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम लोग हमारे ही ऊपर ही सोच रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन का सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है पुअर मैनेजमेंट रिसोर्सेज की, हमारी जो रिसोर्सेज है ना उसको हम लोग सही ढंग से मैनेज ही नहीं कर पा रहे। फिर सेकंड पॉइंट आता है, वो ये आता है कि सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आर एसोसिएटेड विद द रिसोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल सच एज एयर एंड वाटर, कि यहां पर ना बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आप मान लो कि सोलर एनर्जी का एग्जांपल लेते हो, तो सोलर एनर्जी के एग्जांपल में क्या होता है कि कभी धूप आती है, कभी छांव आती है, तो इससे क्या होता है कि आप उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते, तो आप क्या करते हो कि यार छोड़ो इसको, हम लोग तो क्या करते हैं सीधा ग्रिड से ही कनेक्शन ले लेते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि आपका क्या हो रहा है, यहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है एनवायरमेंट के कारण। और ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो आप उसके अंदर, जैसे कि मैंने कहा था ना कि आप कैसे कर सकते हो, तो आप इसमें बोल सकते हो कि सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करो, विंड एनर्जी को यूज में लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग उसके आंसर को और अच्छा करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंस में आएगा ये वाला पॉइंट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है राइज इन पॉपुलेशन। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जब लोग बढ़ेंगे तो उनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, रिसोर्सेज चाहिए होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको खत्म करते जाएंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि ड्यू टू द राइज ऑफ इनकम द डिमांड फॉर द इंप्रूवमेंट इन द एनवायरमेंट एंड द क्वालिटी विल इंक्रीज, कि भैया हमारे जो जैसे कि हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी ना, जैसे कि मान लो कि आज आपकी इनकम है 10,000 और एकदम से आपकी इनकम हो जाएगी 1 लाख, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यार ऐसो आराम चाहिए, क्या ऐसो आराम चाहिए, एसी लगवाओ घर के ऊपर और पूरा पूरा अच्छे तरीके से लाइटनिंग वगैरह करवाओ, तो आप ज्यादा खर्चा करोगे। तो इंक्रीज इन इनकम भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है। ठीक है, अब ये तो होगी यहां पे। अब कुछ फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो फुल फॉर्म आती है वो आती है DBMA, जिसका कि होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS जो कि होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और फिर इसके बाद में आता है LAN जो कि होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये मैन याद रखना भाई साहब, ये मैन वो आदमी नहीं है, ये अलग नेटवर्क है जो कि है मेट्रोपोलियन नेटवर्क। देखो अब ये जितने भी हमने ना ये जो पार्ट बी है इसका मैं आपको फुल सिलेबस का एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के पूरा सिलेबस एक बार में रिवाइज कर सकते हो, जहां पे कि हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। और देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहां पे कि वेन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पेन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और WiMAX क्या होता है, वो होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपोलेटी फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस। फिर इसके बाद में BWA क्या होता है, ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस। फिर इसके बाद में HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हमने थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया। अगर लाइक नहीं किया ना तो अभी क्या अभी लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ना, ऐसी और वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी। और उसी के साथ में अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, वो आता है कि इनोवेशन ऑफ एन द एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स। तो क्या इंक्लूड करता है, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट हो गया, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट हो गया, या फिर बोथ बी एंड सी हो गया। तो अगर बात करें यहाँ पर बोथ बी एंड सी होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि अपना खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार, जैसे कि आप लोगों को एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल जो है वो है MBA चाय वाला। MBA चाय वाला क्या है, एक एंटरप्रेन्योर है। वो क्या कर रहे हैं कि एक अपना उनकी चाय की वो क्या करते हैं, चाय को सेल करते हैं। ठीक है, एक तरीके से वो अपना क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो नया मार्केट खोल रहे हैं और उसी के साथ में नए प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो जो ऐसे नए प्रोडक्ट को लाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और फिर इसके बाद में इसके बारे में कुछ इंक्लूडेड है कि एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस बेस्ड ऑन द इनोवेटिव आइडियाज एंड न्यू गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स एंड wealth growth in the related business and pushing overall the growth of economy, and thus the innovation of the entrepreneur includes opening of the new market and introducing new products। तो आप लोगों का जो एम होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए एंटरप्रेन्योर बनना है। अब एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को जॉब नहीं चाहिए, आप यहाँ पर जॉब नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जॉब क्रिएट करोगे। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोगों की जो स्ट्रीम सिलेक्शन है उसके रिगार्डिंग अभी भी मेरे को याद है, स्ट्रीम सिलेक्शन वाली जो वीडियो है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो स्ट्रीम सिलेक्शन वाली वीडियो एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रीम सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मिस्टेक्स है जो कि आप करेंगे, तो एक बार वो वीडियो जरूर से देखेगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर। क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, सबसे पहला कि अनसर्टेनिटी, और फिर इसके बाद में इंडिपेंडेंसी, फिर इसके बाद में एबोशन फुलफिलमेंट, और या फिर नन ऑफ दिस। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट है वो है अनसर्टेनिटी।
अनसर्टेनिटीज का करेक्ट आंसर है। अब वो क्यों है? एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट गारंटी 100% सक्सेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्की प्रोपोर्शन। ये सही बात है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो 100% रिस्की होता है, इसमें कोई भी चांस नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा। हो सकता है कि आप लोगों ने एक नया सा बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत करके कोई भी एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे कि आपने आईपैड के जैसे कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो अगर प्रोडक्ट उससे अच्छा चलाना है तो उसके जैसा होना चाहिए, मार्केट में अच्छे से स्टैंड करना चाहिए, पूरा पूरा रिस्की फैक्टर रहता है। तो भैया जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके के रिस्क टेकर्स होते हैं, उनको रिस्क लेने से डर नहीं लगता, और जो बन जाता है फिर उसके बाद में वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जितना मतलब कि एक तरीके से अगर आप बोलो तो उनके पूरा जैसे कि जो मतलब एक तरीके से जितने भी स्टेट्स के हैं वो सब नहीं कमा पाते उतना वो एक महीने में कमा लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की फैक्टर होता है। इसीलिए क्या होता है कि 100 में से कोई एक बंदा ही कर पाता है इस काम को। तो बस यही है कि इसीलिए एंटरप्रेन्योर हर कोई नहीं बन पाता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। एंड इफ़ यू हैव नॉट डन द कैलकुलेशन राइट, द बिजनेस माइट फॉल एंड यू मे नॉट अचीव टू द सक्सेस। और इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चाहिए होती है, एंड जैसे कि आप लोगों ने जो सोचा था वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। दिस इज़ द वन डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर इज अनसर्टेनिटी। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट्स में जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म टू अचीव हिज गोल। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, फिर सेकंड आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट्स, फिर उसके बाद में सी वाला या फिर डी वाला न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि आप लोगों को देखने के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए और बी की यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी और फिर उसका अपॉइंटमेंट ऑफ सेलिंग एजेंट। तो अब ऐसा क्यों होता है? एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस दैट ऑफर न्यू गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएट्स अ न्यू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट क्यों करनी जरूरी है? अब लोगों को कैसे पता लगेगा? जैसे कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट पी लॉन्च किया है तो उसका लोगों को कैसे पता लगेगा? आप जैसे कि ऐड आते हैं तो उसी के थ्रू ही तो पता लगेगा कि हाँ भैया मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोडक्ट को लीजिए, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। देन फिर इसके बाद में पब्लिसिटी चाहिए होती है, सभी को पब्लिसिटी तो जरूर से चाहिए होती है। न्यू वेंचर्स कैन स्टिमुलेट द रिलेटेड बिजनेस और द सेक्टर दैट सपोर्ट देम एंड थस they having the positive cascading effect on the entire economy of the country, and thus to find a suitable market and entrepreneur perform advertisement, publicity, appointment of selling agents। तो ये सब काम एक एंटरप्रेन्योर को करने होते हैं। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि इन विच सिचुएशन एन एंटरप्रेन्योर विल नॉट बी एबल टू कंसीव हिज फेलो बींग्स इफ ही एंड शी इज लो सेल्फ कॉन्फिडेंट। हाँ ये बात तो एकदम से कन्फर्म है कि अगर उसमें खुद में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो क्या दूसरे को संभाल पाएगा? अब यार उसमें खुद में ही नहीं है कि यार मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो उसको खुद को ही थप्पड़ मार के चले जाएंगे। सच बता रहा हूं, अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो कोई भी आपका फायदा उठा सकता है। तो कॉन्फिडेंस एकदम से अपर लेवल पर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मतलब सेवल कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस को भी किल करने वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों का कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि यार 25 नंबर का ही तो 25 में से 25 आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने क्या करे थे 40 में से 40 आए थे हमारे, हमने सब मेजर सब्जेक्ट दे लिए, सब मेजर सब्जेक्ट ने फोड़ रखा है, तो अब इसमें तो फोड़ ही देंगे, ठीक है। ये आप लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए, ये आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब जाकर के अच्छे मार्क्स आते हैं। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है यहाँ पर इनकम्प्लीट स्टाफ का मतलब क्या होता है। देखो ये जो आईटी है ना, ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, एक बार अगर एमसीक्यू पढ़ ले तो उसके बाद में ये कोई भूलने वाली चीज नहीं है यार। इसको रिलेट करके देखो, हर एक चीज को रिलेट करके देखो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आईटी है, आईटी अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट है। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें इनकॉम्पिटेंट जो स्टाफ होता है उसका मतलब होता है कि एक्सपीरियंस स्टाफ हो गया, क्वालिफाइड स्टाफ हो गया, नॉट एक्सपीरियंस्ड या फिर क्वालिफाइड स्टाफ हो गया, फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसके अंदर तो इनकम्पिटेंट जो यहाँ पर इनकम्प्लीट नहीं है, इनकम्पिटेंट स्टाफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर नॉट एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड स्टाफ। फिर इसके बाद में यहाँ पर एंटरप्रेन्योर शुड हायर एज कॉम्पिटेटिव स्टाफ हु इज वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क टू बी डन। तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये भी आप पूछा जा सकता है कि जो उसके वर्कर्स हैं, इसको देखो ये जो क्वेश्चन है इनका एक्सप्लेनेशन मैंने इसीलिए दे रखा है ताकि आप लोगों को इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ो और अगर यहीं से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप उसे कर सको, तो इसका एक्सप्लेनेशन जरूर से पढ़िएगा। देन
फिर इसके बाद में जो हमारे पास में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहा गया कि हाउ डज एन एंटरप्रेन्योर कैन गेट द वर्क फ्रॉम हिज और हर टीम। तो अब किस तरीके से कर सकता है, बाय क्रिएटिंग अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, फिर उसका बाय मोटिवेशन, या फिर बोथ ए एंड बी, और फिर बाय यूजिंग हर्च वर्ड्स एंड एक्शंस। तो ये वाला तो डी वाला ऑप्शन तो हमें पढ़ के पता लग रहा है कि क्या ऐसे हो सकता है कि आप लोग किसी के ऊपर बहुत ही गाली गलौज करके उससे काम करवा पाओगे, नहीं करोगे। अगर करवाओगे तो एक दिन करवा लोगे, 2 दिन करवा लोगे, तीसरे दिन वो खुद ही आपको 5-6 और गाली पक के चला जाएगा। तो ऐसे में नहीं, आप लोगों को एक टीम वर्क करवाना होता है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनकी टीम वर्क करवाना होता है और उनको मोटिवेशन देना होता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए, अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, इसी तरीके से उसको भी मोटिवेशन देना है और हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे तो ही वो क्या होगा कि वो वर्क कंप्लीट हो पाएगा। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो सबसे पहला होता है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसके अंदर जो सबसे पहला हो गया इनोवेशन, उसको कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करना ही होता है। जो मार्केट में ऑलरेडी चीज़ बिक रही है वो नहीं बनाता, वो कुछ नया ही थिंग लेके आता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी एक पॉपुलर शो आया था, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जो कि है शार्क टैंक। अब जो शार्क टैंक था यार, उसके अंदर हर दिन आए दिन नए नए प्रोडक्ट आते रहते थे कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों ने प्रॉब्लम फाइंड आउट करा, फिर उसके बाद में आपने उसका सॉल्यूशन अपने मार्केट में लॉन्च करा, उसके लिए आप कुछ चार्ज करते हो। तो यही काम जो करते हैं उसको ही एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब उसके बाद में इनोवेशन करना होता है, रिस्क टेकिंग तो होती है कि एक तरीके से आप लोग अपनी जॉब वगैरह छोड़ देते हो कहीं की, तो अपनी स्टडीज छोड़ करके क्या करते हैं, इस बिजनेस में जाते हैं, तो वो बहुत ही तगड़ा रिस्क होता है। देन फिर इसके अंदर डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। ये नहीं कि यार मैं, जैसे कि अभी आप लोगों को डिसीजन करना है कि मैं क्या लूँ, PCM लूँ या फिर मैं आर्ट्स लूँ या फिर मैं PCMB लूँ। तो इस तरीके से जो ये छोटे छोटे डिसीजंस है ना, ये तो ऐसे सेकंडों में होने चाहिए कि हाँ यार मेरा इंटरेस्ट किस में है, PCM में है, पापा बोल रहे हैं आर्ट्स ले ले, पर नहीं मैं तो PCM लूंगा। और अगर पापा बोल रहे हैं PCM लेनी है, लेकिन खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना खुद के अंदर सेल्फ पावर है कि डिसीजन लेने की कि मैं तो भैया आर्ट्स ही लेने वाला हूँ, चाहे से कोई कुछ भी कहे, पापा को भी समझा दे कि हाँ पापा मैं कर लूंगा। तो इस तरीके के डिसीजन लेने होते हैं एंटरप्रेन्योर को। देन फिर इसके बाद में देखो, ये जो एक्सप्लेनेशन है इनको ध्यान से पढ़ लेना। मैं आप लोगों को अगर पढ़ाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, और कोई छोटे बच्चे हो क्या तुम अभी जो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, है एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो इन्हें। फिर इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि कौन से एडवांटेज है, रिस्क हो गया, हार्डवर्क हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, फिर नन ऑफ दिस हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे इंडिपेंडेंस। इसका लिए करेक्ट वर्ड रहेगा कि आप लोगों के ऊपर किसी की पाबंदी नहीं, आप खुद ही बॉस हो, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, बस खुद का बिजनेस है पूरा और खुद का ही प्रॉफिट है, खुद का ही रेवेन्यू। जितना काम करोगे उतना ही आप लोगों का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, उतना ही आपके पास में पैसा बनेगा। तो ये क्या है कि जॉब से अलग होता है, इसमें बहुत ही मजा आता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ये आप लोगों को एटलीस्ट अपने एक बार अगर स्टार्ट करें तो जरूर से करके देखना अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 9 आता है उसके अंदर आता है कि डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इंक्लूड्स। उसके में क्या होता है कि हार्डवर्क होता है, रिस्क बियरिंग होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है और इनोवेटिव होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर रिस्क बियरिंग होता है। डिसीजन जो फंक्शन होता है उसमें रिस्क बियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है कुछ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब कर लो। तो अगर नहीं किया है तो कर लेना, वो जो लाल वाला बटन है उसको ग्रे कर देना, ठीक है। देन फिर इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 10 आता है जिसके अंदर की कहा गया कि एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एज एन पैशनेट पर्सन। तो अब इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करेंगे, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें एक्सप्लेन क्या करेंगे कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर एंड पैशनेट अबाउट मेकिंग द बिजनेस सक्सीड एंड दे आर जेन्युइनली लव देयर वर्क्स एंड विलिंग टू पुट एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक देयर बिजनेस सक्सीड एंड सक्सेस विल गिव्स देम अ जॉय दैट दे बियॉन्ड मनी। तो देखो इसमें सिंपल से आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि इसमें क्या कहा गया कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना भैया, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो लोग होते हैं कि आप लोगों को जैसे कि जॉब में क्या होता है कि जॉब में फिक्स होता है कि यार मुझे 10 से 5 की नौकरी करनी है और फिर उसके बाद मैं घर पे जाऊँगा, मस्त सो जाऊँगा। लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, इसमें कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। इसमें जैसे कि अपने बियॉन्ड टाइम जा करके, जैसे कि कई बार जब स्टैब्लिश करना होता है कोई भी ब्रांड को, तो उस टाइम पर जो काम करना होता है वो 18-19 घंटे करना होता है, कंटिन्यू में 18-19 घंटे। इतना काम करने के बाद में फिर उसके बाद में जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ना सिर्फ उसे क्या मिलते हैं पैसे तो उसके पास में अनलिमिटेड होते हैं, जितने कि एक जॉब वाला 15-20 जॉब वाले नहीं कमा सकते, वो उतना एक साल में भी क्या एक महीने में कमा लेता है, ठीक है। तो
पैसे के अलावा उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है सेटिस्फैक्शन, जो कि उनको नहीं मिल पाएगा। वो ही बस एक काम करते रहते हैं, 10 से 5 की नौकरी, वो सब ऐसे ही है। फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड ए बिजनेसमैन। तो अगर बात करें यहाँ पर, एक एंटरप्रेन्योर इज एन द डिफरेंट फ्रॉम द कन्वीनियंट जो बिजनेसमैन होता है। अ बिजनेसमैन इज अ समवन हु सेट अप द बिजनेस विद द एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज टू द कस्टमर। तो अब ध्यान से समझो, जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है कि जो पहले से ऑलरेडी जो सर्विसेज हैं उनको क्या करेगा, वही करेगा। ये खुद से नया कुछ क्रिएट नहीं करता, ये तो बस जो पहले से काम करते हुए आ रहे थे उन्हीं काम को करता है और उसी से अपना पेट करता है। लेकिन जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं ये पूरे नेक्स्ट लेवल के आदमी होते हैं, नए आइडिया लेके आते हैं, नया कंसेप्ट होता है इनका, बेटर वे टू ऑफर एन एग्जिस्टिंग आइडिया और ए कंसेप्ट। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि अब एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी एक कार है, उसके अंदर वो कार पसंद नहीं आ रही कि यार ये वाली जो कार है ये चलती है पेट्रोल से, मैं पानी से चलने वाली बनाऊंगा। मैं तो एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, जैसे कि पेट्रोल की है मैं पानी की बनाऊं, तो आप पानी की कार बनाओगे तो बना तो कार ही रहे हो, लेकिन इसका क्या हुआ कि आपका तरीका चेंज हो गया, आपने फ्यूल को ही चेंज कर दिया, इसकी डिज़ाइन चेंज कर दो, इसके टायर चेंज कर दो, इसको जैसे कि लैंड की जगह पर हवा में उड़ाने लग जाओ। तो ये सब क्या होता है कि जो नए इनोवेटिव होता है वो कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। देन फिर इसके बाद में आता है कि एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योर एज एन द कैटालिटिक एजेंट। अब कैटालिटिक एजेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आता है कि सेज द एंटरप्रेन्योर टॉक्स इज एन द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अब ये क्या होता है कि ही डिस्ट्रॉयज टू क्रिएट अ न्यू थिंग्स एंड ही चेंजेस एंड ट्रांसम्यूटेट्स द वैल्यू एंड ही सर्च द चेंजेस एंड रिस्पॉन्ड टू इट एंड ही इज द चेंज क्रिएटर। एंड जो यहाँ पर राइट्स इन द बुक दैट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी द एंटरप्रेन्योर मेक्स अ हैपनिंग एंड वांट्स अ पीस ऑफ एक्शन एंड इट्स द ग्रोथ ऑफ मैन एंड विदाउट हिम देयर इज नो हैपनिंग, नो एक्शन एंड नो ग्रोथ। तो अगर भैया एंटरप्रेन्योर खत्म हो जाए आज, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा, सब के सब भागने लग जाए कि यार जॉब दे दो, जॉब दे दो, बस जॉब 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 जॉब, तो किसी को जॉब नहीं मिलेगी, कोई किसी की ग्रोथ नहीं होगी। तो जॉब वही तो क्रिएट करते हैं। अब आप लोग देखते हो कि जो गूगल है, गूगल के अंदर जो जॉब मिलती है वो क्या वो मिलती है क्योंकि उसको क्रिएट करा गया था, वो एक आइडिया था लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करने का कि हाँ यार एक सर्च इंजन बनाते जिसके ऊपर कि लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगी। देन फिर इसके बाद में क्या कि लोग इसमें आने लग गए, लोगों ने इसमें काम करने लगे। अब अगर गूगल ही सभी को नौकरी देने लग जाएगा तो फिर अगर ऐसे और गूगल नहीं होंगे तो कितने लोगों को नौकरी देगा। तो इसलिए क्या करना है, इनोवेटिव आइडिया आप लोगों को जरूर से सोचना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि हाउ डज एंटरप्रेन्योर प्रमोट्स इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। अब ये किस तरीके से करता है, तो अगर बात करें एंटरप्रेन्योर कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंजेस इन अ वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, दे स्टैंड्स बियॉन्ड द चैलेंजेस एंड मेकिंग द ह्यूज प्रॉफिट्स इन अ वेरी एवरी इकोनॉमिक सिस्टम। देन फिर इसके बाद में आता है कि दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे क्रिएट जॉब्स, वेल्थ, कैपिटल इन कंट्री। तो ये जो होते हैं ये पैसा तो खूब बनाते हैं, उसी के साथ में जॉब भी बनाते हैं और उसके साथ में वेल्थ भी बनाते हैं, कैपिटल भी बनाते हैं कंट्री के लिए। दे प्रमोट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजेस प्रोडक्शन, ब्रिंग द कॉम्पिटिटिवनेस इन अ बिजनेस, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इन अ सोसाइटी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वाला क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद आता है कि डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर। तो अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो वो होता है कि एंटरप्रेन्योर इज अ समवन हु perceives opportunity and organizes resources and needed for the exploitation that the opportunity exploits, and an entrepreneurial leader realize the importance of an initiative and the reactiveness as they go out of their ways and provide all the support to the team, and decision making is the important functions because it includes the stabilizing organization aims, objectives, changes them according to their changing conditions। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके। ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, तो इसमें से कोई भी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला है कि न्यू इन्वेंशन इंक्रीजिंग होना चाहिए, कि जैसे कि न्यू इन्वेंशंस एंड इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस इन ए प्रोडक्शन टेक्निक्स, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट में उसको नया इनोवेशन कुछ करना ही होगा। अगर वही पुराने वाले तरीके से काम करेगा तो वो बिजनेसमैन बन के रह जाएगा। देन फिर इसके
इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है कि स्टैब्लिशिंग रिलेशन विद गवर्नमेंट, टू स्टैब्लिश रिलेशन विद गवर्नमेंट इट फंक्शनरी एंड इन रिगार्ड्स विद द फंक्शंस आर, यहाँ पर एक तो लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस देने होंगे, फिर उसके बाद में सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट टू अ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद में प्रोविजन फॉर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। देन फिर इसके बाद में आता है कि साइज एंड द स्केल ऑफ बिजनेस यूनिट्स, तो किस तरीके का साइज और स्केल होना चाहिए। तो अब इसके बाद में आता है कि यहाँ पर टू डिसाइड अबाउट द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट्स ही वांट्स टू एस्टैब्लिश वन प्रोडक्शन यूनिट और मोर एंड विच इज डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सिमिलरली ही हैज टू डिसाइड अबाउट द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन एंड स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल, जिस भी स्केल का वो प्रोडक्शन करना चाहता है उस तरीके से उसको करना है। देन फिर इसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, एन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वेरियस इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स थ्रू प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। देन फिर इसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब क्या क्या फैक्टर्स है जिनके ऊपर, जैसे कि अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कि उसको यहाँ पर लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, शुड बी इन अ राइट प्रोपोर्शन टू मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ दिस फैक्टर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। देन फिर इसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि नेक्स्ट है वो है ग्रीन स्किल्स। अब ग्रीन स्किल है ना, ये सबसे इजी टॉपिक है यार, सबसे इजी। अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनको बस आंख बंद करके देख लो और इनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो, उसके अलावा कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सीक्रेट कोड बताऊंगा मैं, ध्यान से सुना, वो सीक्रेट कोड हर किसी को जानना है। अब इसके बाद में आता है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट वर डेवलप्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में डेवलप करा गया था? तो ये करा गया था 17th से लेकर के 18th सेंचुरी में डेवलप करा गया था। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट वर डेवलप्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। द आइडिया ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी ड्यू टू द राइज ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो ये तो दिया था 17th और 18th सेंचुरी में, पर इनके समझ में जब आए, जब 20th सेंचुरी के अंदर आने लग गए ना, बहुत ही तरीके से गर्मी बढ़ने लग गई। और फिर उसके बाद में जब कभी भी ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश जब मन करता है जब करने लगे, तो फिर इनको समझ में आया कि भैया बहुत ही तगड़ा लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि यार सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि यहाँ पर आता है कि डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ व्हेन द ग्रेटर इकोनॉमी एक्टिविटी विल बी सर्टेनली लीड्स टू अ ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या आप इससे एग्री करते हो? एकदम से सही एग्री करते हैं। अब क्यों करते हैं? एज द ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रीज आर कट डाउन एंड फॉरेस्ट आर रिमूव टू मेक द रोड्स, बिल्डिंग्स एंड थस इट लीड्स टू द ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। ये तो फैक्ट सी बात है कि अगर एक जगह है, एक लैंड है जिसके ऊपर के कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। अब अगर वो मान लीजिए कि उनको अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सभी के पास में पैसा आता है, तो क्या करेंगे यार, सभी के पास में अगर एक एक भी घर है तो वो क्या करेंगे यार, 2 घर तो कम से कम होने ही चाहिए, 2 हाउसेस तो होने चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आसपास की जमीन को काटेंगे, उसकी जगह पर क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे, बढ़िया सा घर बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा उससे अफेक्ट होता है। देन फिर हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर कहा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। अब नेसेसरी क्यों है? इट हेल्प्स टू प्रमोट एंड कन्वर्स द इन्वायरमेंट। फिर सेकंड है कि यहाँ पर इट अवेयर द पीपल फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर इसके बाद में से आता है कि इट एम्स एट अचीविंग द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, या फिर सारे सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ जो कि मैंने आप लोगों को शायद टर्म 1 में भी बताई होगी कि कई बार ट्रिक में क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लो कि इट हेल्प्स टू प्रमोट एंड कन्वर्स द इन्वायरमेंट, और फिर इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हो गया। तो दोनों अगर सही लगे ना तो उसमें आप लोगों को ऑल ऑफ दिस मार्क आ जाना है। देखो इसमें ये कई बार प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑल ऑफ दिस ही आंसर होगा। अगर नहीं आए तो बोल रहा हूँ मैं, अगर आता है तो यार फिर तो कर ही दोगे। फिर इसका बाद में आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट एज इट प्रमोट्स एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट फॉर द फर्दर नेसेसिटीज एंड इट हेल्प्स द पीपल टू मेक द अवेयर इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट एंड इट एम्स ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ एन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स टेंड्स टू लव इन द सोसाइटी। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल
रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यार ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग बता ही सकते हो कि कौन सी वाली नॉन रिन्यूएबल है। 19th वाले का आंसर आप लोग बताओ क्या क्या है, होगा ए होगा, बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो बता ही सकते हो। अब देखो नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि जो कि रिन्यू नहीं हो सकती। अब इसका तो सिंपल सा है कि विंड पावर को क्या हम रिन्यू कर सकते हैं भैया, आसानी से रिन्यू कर सकती है। तो कोई खत्म हो सकती है कभी नहीं, जब तक धरती रहेगी, जब तक हवा चलती रहेगी तो खत्म नहीं होने वाली। और सोलर पावर नहीं होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। लेकिन कोल क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर है, कोल है एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर। तो ये क्या हो सकता है, ये खत्म हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये जो ऊपर वाले तीनों थे ये थे रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर की कहा गया कि द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इजी और प्रैक्टिकल। और यहाँ पर 2 सब्जेक्टिव है, कॉम्प्लेक्स है, एंड यूटोपिया आइडिया विच कैन नेवर बी पुट इनटू प्रैक्टिस। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो कि यहाँ पर सब्जेक्टिव है और कॉम्प्लेक्स है। अब ये क्यों है कि द कंसेप्ट ऑफ इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स एज द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन है टू फुलफिल बाय कीपिंग इन द मतलब कि उनको आज के जो लोग हैं, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि यार हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसके लिए हम लोग अभी कैसे कदम उठाएं कि वो हमें याद रखेंगे। ये ऐसे याद नहीं रखेंगे कि यार वो क्या हरामखोर थे हमारे पूर्वज कि उन्होंने सब कुछ ही खत्म कर दिया, पेड़ सारे काट ही दिए और कुछ फ्यूल वगैरह छोड़ा नहीं, अब हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो ऐसा नहीं, इसमें इसका जो सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें अगर आज कोई भी काम करें तो हमें फ्यूचर की सोच के करना चाहिए, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद में इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू बी परफॉर्म एंड आल्सो एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट ए यूटोपिया टास्क। देन फिर इसका बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर की कहा गया कि इफ़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेग्लेक्टेड देन क्या होगा इसके बाद में। तो यहाँ पर वी शैल हैव अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट एंड इट विल डिस्ट्रॉय इकोलॉजी इन्वायरमेंट इंडेंजरिंग द सर्वाइवल ऑफ फ्यूचर जनरेशन। फिर इसके बाद में सी में आता है कि मैनकाइंड विल कंटिन्यू टू लिव एंड प्रॉस्परस। और फिर इसके बाद में डी वाला आता है कि यहाँ पर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसके लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज ही हम सारे जो पेट्रोल है उसको उड़ा देते हैं, सारे पेड़ काट देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है कि आज से 100 साल बाद क्या होगा, हम सोच ही नहीं रहे। हम तो ये सोच रहे हैं कि कल तक क्या हो जाएगा, हम कल तक क्या कुछ नहीं कर सकते। सारे पेड़ काट दो, सारे जो डीजल है वो सब भरवा के उड़ा दो, घर पे खड़ी करके गाड़ी को ऑन करके छोड़ दो, हमें कोई मतलब नहीं है फ्यूचर से। तो उससे क्या होगा, सिंपल सी बात है कि हमारी इकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करेगा और इंडेंजरिंग द सर्वाइवल ऑफ फर्दर, मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वहाँ पर सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 22, जिसके अंदर की कहा गया कि व्हाट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम एज फार एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इज कंसर्न। तो यहाँ पर अगर बात करें कौन से कंसर्न करी जाती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कि टू रेज द यील्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग क्रॉप लैंड विदाउट एक्सटेंडिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन। फिर बी वाला पॉइंट आता है कि टू रेज द यील्ड्स बाय एक्सटेंडिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन, या फिर सी वाला पॉइंट की जिसके अंदर की दोनों सही है, या फिर डी वाला पॉइंट नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कि यहाँ पर टू रेज द प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ एन एग्रीकल्चर एज इट हैज टू बी रेज द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स टू बी ग्रोन ऑन एग्जिस्टिंग क्रॉप लैंड इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कहा गया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब सबसे पहला रीजन है कि टू सेव इकोलॉजी इन्वायरमेंट, फिर सेकंड है कि टू सेव मैनकाइंड, या फिर यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर ये वाला कि नॉन ऑफ दिस। तो अब इसके अंदर देखो कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो हमें हमारा इन्वायरमेंट बचाना है और यहाँ पर क्या करना है, इकोलॉजी को बचाना है, जिसके लिए एकदम से सही है, और हमें मेन काइंड को भी बताना है। तो यहाँ पर अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट सा है, तो आप लोग को एक बार इसको जरूर से देख लेना। देखो एक्सप्लेनेशन एक बार सभी की जरूर से थ्रू आउट कर लेना, उससे आपका चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर कहा गया कि वी नीड टू रियलाइज आवर मोरल्स एंड एथिक ऑब्लिगेशंस टू मदर अर्थ, या फिर टू आवर फ्यूचर जनरेशन, या फिर दोनों के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दोनों के लिए। भैया हमारी जो मदर अर्थ है, हमारी जो माँ है, धरती माँ है, उसके लिए तो हमें करना ही करना है। अगर धरती माँ नाराज हो गई तो हम कहाँ जाएंगे हैं। अगर हम धरती माँ के जितने भी पेड़ हैं उनको काट देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं बचेगी, ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो क्या होगा, लास्ट में अल्टीमेटली हम मर जाएंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो पेड़ होते हैं ना उनकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में।
तो फिर उसके बाद में इसीलिए हमारे को क्या करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए और हमारे जो मदर अर्थ के लिए, उसके लिए हमें जो हमारे मॉरल्स हैं और एथिक ऑब्लिगेशंस को रियलाइज करना चाहिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 आता है, जिसके अंदर क्या आता है कि यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ एन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या उसकी मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहले अगर बात करें कि यहाँ पर टर्निंग द कंसेप्ट ऑफ एन द सस्टेनेबिलिटी इनटू अ फार्मिंग पॉलिसीज एंड रूल। सेकंड है कि यहाँ पर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट डैमेज टू द इन्वायरमेंट, या फिर दोनों की दोनों सही है। तो इसमें जो ज़्यादातर आंसर आने वाला है बोथ ए एंड बी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट दैट एम्स टू fulfill the needs of the present generation of the humans while keeping the needs of the जो future generation है उसकी needs को भी दिमाग में रखते हुए आज की जो जनरेशन है उसकी needs को fulfill करता है। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया 25 के बाद में 24 है। वाह, तो आज आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है तो सारे के सारे देख लेना। अब इसके बाद में आता है कि राइट एनी 3 challenges to the sustainable development। सबसे पहले है कि rise in the population level would lead to serve the environmental degradation in the फ्यूचर। ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है, पॉपुलेशन वाला सबसे मेजर कंसर्न है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो उनको क्या चाहिए होगा, लिविंग एरिया चाहिए होगा। अब लिविंग एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अब एक ही रास्ता बचता है कि या तो जमीन पर रहो। अब जमीन जब खत्म होती जा रही है तो क्या करो, पेड़ों को काट दो, बस यही काम बचता है। और कुछ दिमाग लगाना है नहीं, कुछ नया सोचना नहीं है, एंटरप्रेन्योर थोड़ी है। जमीन पर नहीं, हवा में रहो, ऐसे सोचो पर नहीं है। हमें तो क्या करना है, हम पेड़ को काटेंगे, वो सबसे ईजी है। फिर इसका नाम था कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंबाइंड विद ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल कंटिन्यू टू पोज द सीरियस कंडीशन टू द इन्वायरमेंट। फिर इसका थर्ड आता है कि ड्यू टू राइज इन इनकम द डिमांड्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट एंड द इन्वायरमेंटल क्वालिटी विल इंक्रीज एज वेल एज द सोर्सेज अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट बट इट इज नॉट मैंडेटरी इन सम केसेस एज द प्रॉब्लम्स आर ऑब्जर्व टू गेट वर्स एज इनकम राइज। तो यही बात है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आज आप लोगों की इनकम 10 लाख है, ठीक है, तो आप लोग घर कितने का बनवाओगे। अगर आपकी पर ईयर की इनकम 10 लाख है तो आप घर कितने का बनवाओगे, मैक्स टू मैक्स आप लोग 20 लाख का घर बनवा लोगे। लेकिन वहीं पर ही अगर आपकी इनकम इंक्रीज कर दी जाए, बोल दिया जाए 1 करोड़ है आपकी पर ईयर की इनकम, तो आप क्या करोगे, भाई भैया मैं तो घर बनवाऊंगा, 2 करोड़ का घर बनवाऊंगा, इतना बड़ा घर बनवाऊंगा जितना किसी ने सोची ना होगी। तो इसी तरीके से अगर इनकम इंक्रीज होते हैं तो यही सबसे ज़्यादा रीज़न होता है कि इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना होता है। फिर इसके बाद आता है कि डिस्कस द रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसके क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है तो इस क्वेश्चन को जरूर से देखना है। अब इसमें बात करें यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैविंग द एबिलिटी टू क्रिएट मोर फाइनेंशियल सस्टेनेबल इकोनॉमिक अक्रॉस द ग्लोब। डेवलपिंग कंट्रीज दैट कैन नॉट एक्सेस फॉसिल फ्यूल्स कैन लिवरेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर देयर इकोनॉमिक। एंड फिर इसका आता है कि फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी दीज कंट्रीज कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल जॉब एज अपोज टू द फाइनाइट जॉब ऑन द फॉसिल फ्यूल टेक्नोलॉजी। अब देखो इसमें जो बात करी गई है कि यार जो ये सस्टेनेबल जो फॉर्म है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इससे अगर हम इसको रिन्यूएबल की तरफ ले जाएं, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ अगर ले जाएं तो क्या होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर एक तो लोगों को जॉब मिलेगी। यार ये जॉब जो है, ये जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाएगी और जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस भी हमारी कम रहने लग जाएगी। तो ये क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर इसके बाद आता है कि राइट एनी 4 डेवलपमेंट गोल्स बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिति 2015। क्या क्या हुए थे कि इंश्योर द एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट था कि प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। फिर इसका बाद थर्ड है कि बिल्ड एंड resilient इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉरेस्ट इनोवेशन। फिर फोर्थ है कि यहाँ पर रिड्यूसेस द इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग द कंट्रीज। फिर इसी तरीके से बचे हुए 3-4 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, इनको जरूर से देख लेना। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो कर लेना। और एक सीक्रेट कोड जो बात कर रहा था वो वाला सीक्रेट कोड आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला जो सीक्रेट कोड है, देखते हैं कि कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। मैं बस ओरली बोलूंगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है 3042। ये वाला आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है ताकि पता तो लगे कि यार कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो कि लास्ट तक वीडियो देखते हैं।